वेलकम बैक प्यारे साथियों। एनसीईआरटी बुक रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई जर्नी की अपनी शुरुआत कर रहे हैं और वो नई जर्नी हमारी रहेगी उन बच्चों के साथ जो बच्चे बिल्कुल कंपटीशन की लाइन में बिल्कुल फ्रेश हैं, एकदम नए हैं, जो अपनी कंपटीशन की लाइन में उन्होंने पहला कदम रखा है। तो उनके साथ या फिर उन बच्चों के साथ जो एनसीईआरटी पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। तो हम आज से एनसीईआरटी बुक रीडिंग की ये क्लास हमारी चलेगी, ये सीरीज़ हमने जिसमें सामाजिक विज्ञान से हमने अपनी शुरुआत की है। सामाजिक विज्ञान से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। अगर मैं इसको सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो हम पॉलिटी पढ़ेंगे। और ये हम कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक आप देख रहे होंगे। कक्षा 6 की हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की किताब है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी, उससे हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं आप, भारत का संविधान, ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। उद्देशिका आप जानते होंगे, उद्देशिका का अन्य नाम है प्रस्तावना, सबसे फेमस नाम प्रस्तावना। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने रखा था और कब पास हुआ था और कब रखा गया था, तो मैं आपको चलो बता भी देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि संविधान सभा के द्वारा इसको कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को हमारे उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। और उद्देशिका से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें शामिल हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो चलिए, अगर इसमें एक चीज़ और है, 26 नवंबर 1949, यानी कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, विषय सूची के बारे में जान लेते हैं कि कक्षा 6 की जो ये हमारी किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें विषय सूची में क्या क्या दिया गया है। तो विषय सूची में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, 4 इकाइयों में इस किताब को बांटा गया है। पहली इकाई है विविधता के ऊपर। विविधता का मतलब है भिन्न भिन्न चीज़, भिन्नता के बारे में बताया गया है। और इकाई दूसरे में सरकार के बारे में बताया गया है। इकाई 3 में बताया गया है स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में। इसके अलावा आगे चलते हैं, इकाई 4 के बारे में बात करते हैं, तो आजीविकाएं के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संविधान भाग 4 के नागरिकों के मूल कर्तव्य यानी कि अनुच्छेद 51 का के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से उनकी सिफारिश पे जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए इकाई 1, आज हम इकाई 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। विविधता, ये आपके जो चैप्टर है उसका नाम है क्या? विविधता। चलिए इकाई 1 देख लीजिए, यहाँ से बढ़ते हैं हम। विविधता की समझ मैं आपको बता देता हूँ। विविधता कहते किसे हैं? विविधता कहते हैं भिन्नता को, यानी कि अलग अलग को, जो हम एक दूसरे से अलग हैं। जैसा मेरा चेहरा अलग है, आपका चेहरा अलग है, आपके भाई का अलग है, बहन का अलग है, इसको हम विविधता कह सकते हैं, ये भिन्नता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी बुक रीडिंग। चलिए कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है, पार्ट 1। देखिए, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। देखिए, भिन्नता के ऊपर बताया गया है कि आखिर भिन्न किस किस तरह से हो सकते हैं। धर्म के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, भाषा के आधार पर, त्यौहार के आधार पर, ठीक है, ऐसे भिन्न हो सकते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। आगे लिखा गया है, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती हैं? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, यानी कि इन सभी का उत्तर पाने के लिए क्या करेंगे? हम विविधता की समझ, जो ये पाठ है हमारा अध्याय 1, हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। या आप चित्र देख रहे हैं एनसीईआरटी की किताब, ठीक है। चलिए आगे है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। देखिए ये वाले चित्र, आपकी उम्र के 3 बच्चे हैं, उन्होंने इस चित्र को बनाया है, ठीक है। आपकी उम्र मतलब आप अपनी उम्र से रिलेट ना करें, ये कक्षा 6 की है। कक्षा 6 में जो बच्चा जाएगा उसकी उम्र कितनी होगी, ये किताब कक्षा 6 के बच्चों के लिए बोल रही है। लेकिन जब आप पढ़ोगे, कक्षा 6 से स्टार्ट करोगे, तो आपको आपके कॉम्पिटिशन में आप जिसमें भी कदम रख रहे हैं उसमें सफलता हासिल करोगे, ठीक है। तो क्या है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए यहाँ पर, ठीक है।
चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र अन्य तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जैसे ये 3 हैं। ठीक है, ये किसी और तरह का है पहला, दूसरा किसी और तरह का है और तीसरा किसी और तरह का दिखता है। ठीक है, जब आप चौथा बनाओगे तो चौथा आपका भी किसी और तरह का ही दिखाई देगा, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। ठीक है, अब इसके अगर आप नोट्स बनाओगे तो इसके नोट्स में आप क्या लिखोगे? इसके नोट्स में आप क्या लिखोगे मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप लिखोगे कि विविधता की पहचान। देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे? देखिए, विविधता की पहचान। देखिए, नोट्स का मतलब होता है एक चैप्टर को कुछ लाइनों में सीमित कर देना, सिमटा देना। ठीक है, तो वही करेंगे। देखिए, विविधता की पहचान क्या हो सकती है? धर्म के आधार पर हो सकती है। ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो धर्म के आधार पर हो सकती है। रहन सहन के आधार पर हो सकती है। कैसे? रहन सहन के आधार पर हो सकती है। कोई जंगल में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है, कोई समुद्र के किनारे रह रहा है। ठीक है, रहन सहन के आधार पर। खान पान के आधार पर हो सकती है। खान पान के कैसे? कि कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, किसी को मांस पसंद है, किसी को मटर पनीर पसंद है, तो खान पान के आधार पर भिन्नता। त्यौहार के आधार पर भी हो सकती है। किसके आधार पर? त्यौहार के आधार पर। किसी को होली पसंद है, किसी को दीपावली पसंद है, किसी को ईद पसंद है, तो किसी को दशहरा पसंद है, तो त्यौहार के आधार पर भी हो सकती है। तो ये विविधता की पहचान हो गई। आप एक लाइन में इसका सबका निचोड़ आप निकाल के रख सकते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और बल्कि कहाँ तक? यहाँ तक। आप रूप रंग से भी पहचान कर सकते हैं। कैसे? रूप रंग से भी आप पहचान कर सकते हैं। रूप और रंग से भी आप पहचान कर सकते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, ये विविधता की पहचान है। ठीक है, तो चलिए, विविधता की पहचान में पहला पॉइंट आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। विविधता की पहचान कैसे करेंगे? धर्म, रहन सहन, खान पान, त्यौहार, रूप रंग के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर हम पहुंचते हैं। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। अपने बारे में, बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ या करता हूँ? मैं घर में क्या बात करता हूँ या करती हूँ? मेरा पसंदीदा खेल क्या है? मुझे किसके बारे में किताब पढ़ना पसंद है? ये भिन्नताओं को बताएगा। क्या? विविधताओं को बताएगा कि किसी को बाहर जाते समय कोट पैंट पहनना पसंद है, किसी को शेरवानी पसंद है, किसी को लोअर टी शर्ट पसंद है, या फिर जब घर में रहता है कोई, ठीक है, तो किसी को चाची से बात करना पसंद है, किसी को चाचा से पसंद है, किसी को भाई से पसंद है, किसी को गर्लफ्रेंड से पसंद है, किसी को बॉयफ्रेंड से, किसी को माता से, किसी को पिता से। अगला प्रश्न, मेरा पसंदीदा खेल, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को दौड़ना पसंद है। ठीक है, तो ऐसा है। जैसे अगर बात करते हैं किताब पढ़ने के बारे में, किसी को कॉमेडी किताब पसंद है, किसी को पॉलिटी पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है। यानी कि ये भिन्नताओं को बता रहा है। किसको बता रहा है? भिन्नताओं को बता रहा है, विविधताओं को बता रहा है कि जो हम सब हैं, हम सब की भी एक तरह की सोच नहीं है। हम सब एक तरह नहीं सोचते, हमारी सोच अलग अलग है, हमारे जो काम करने के तरीके वो अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। ठीक है, हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की राह की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। यानी कि मैं आपको ये NCERT बुक रीड करा रहा हूँ और ये 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, 3 और ये 4th नंबर, 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए और इन 4 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब आप मुझसे पूछना कि हम जैसा आंसर किसने दिया है, और या फिर एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर सेम हो सकते हैं। इसमें यही कहा गया है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगली हेडिंग है हमारी, क्या? दोस्ती करना। ठीक है, चलिए, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। यानी कि कोई व्यक्ति है
आपके सामने और वो आपसे बिल्कुल भिन्न है, तो क्या उससे दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा? यही कहा गया है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। अभी तक इस कहानी का सार ये निकलता है कि कोई छोटा बच्चा है, वो किसी शहर के किसी चौराहे पर अखबार बेचने का काम करता है। वहाँ से रोज़ाना एक साहब गुजर कर जाते हैं, तो वो बच्चा उनके पीछे अखबार लेकर दौड़ता है और क्या करता है, वो अखबार के उस दिन की जो हेडलाइंस हैं, अखबार में जो सुर्खियां हैं, उनको हिंदी व अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। लेकिन वो साहब निकल जाते रोज़ाना। एक दिन ऐसा हुआ कि वो साहब वहीं पटरी के सहारे रुक गए। तब क्या हुआ कि उन साहब ने उस बच्चे से हिंदी का अखबार मांगा। तब उस बच्चे का मुंह क्या हुआ, खुला का खुला रह गया। मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि अब तक उस बच्चे को लगता था कि इन साहब से हिंदी नहीं आती, बल्कि यह किसी और भाषा को जानने वाले हैं या ये किसी और भाषा को बोलते हैं। ठीक है, उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? उस बच्चे ने पूछा उन साहब से कि क्या आपको हिंदी आती है? ठीक है, तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। उन साहब ने अखबार के पैसे देते हुए उस बच्चे से कहा, बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ, मुझे हिंदी आती है। ठीक है, क्यों, तुमने क्या सोचा? तो उन साहब ने कहा, उस बच्चे से प्रश्न किया, क्यों, तुमने क्या सोचा? तो वह बच्चा रुका और बच्चे ने कहा, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। यानी कि उस बच्चे को अब तक ये पता था कि इन साहब से हिंदी नहीं आती, बल्कि ये अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी के जानकार हैं। ठीक है, वह बोला, बच्चे ने बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक था कि बच्चे को अब तक सिर्फ यही पता था कि जो साहब हैं ये केवल हिंदी पढ़ना और लिखना इंग्लिश पढ़ना और लिखना जानते हैं, हिंदी नहीं जानते। लेकिन अब उसको पता चल गया कि ये साहब हिंदी भी पढ़ लेते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट, विषय यानी कि सब्जेक्ट को हिंदी में विषय बोलते हैं, के साथ हिंदी पढ़ी है। उन साहब ने बताया कि हाँ, मैं बिल्कुल हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। उन साहब ने उस बच्चे को बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, उसने पूछा, क्या पूछा? सब्जेक्ट। उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। यानी कि वो साहब हैं, उस बच्चे ने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो साहब कह रहे हैं कि अब मैं उस बच्चे को क्या समझाऊं, क्या बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया। ठीक है, तब मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। यानी कि रेड लाइट पे वो साहब खड़े थे और अचानक से ग्रीन लाइट हो गई, तो पीछे खड़े हुए जितने भी साहब थे, जितने भी लोग थे, गाड़ियाँ थे, उनकी बहुत हॉर्न बजने लगा। और हॉर्न कितना गुना हो गया? हॉर्न 100 गुना हो गया। जो हॉर्न का जो शोर था वो 100 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो उन साहब ने क्या किया कि वो ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ चले। ठीक, आगे है, अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। यानी कि उस दिन तो वो चला गया, अगले दिन फिर वह आया और वो बच्चा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए हिंदी का अखबार उसने आगे बढ़ा दिया कि भैया ये आपका अखबार है। ठीक है, और पूछा कि भैया अब ये बताइए कि सब्जेक्ट शब्द क्या होता है? तो उन साहब को लगा कि मानो अंग्रेजी में शब्द का जो अर्थ है वह प्रजा है।
यानी कि प्रजा के तौर पर उसका वो प्रयोग कर रहा है। चलिए, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। कहाँ? वह मेरठ में है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन बताया और कहा, आपका नाम? यानी कि मेरा नाम समीर है, आप अपना नाम बताइए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि जो बच्चा था, देखिए यहां से समझेंगे ओह से। ठीक है, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। कौन सा? सब्जेक्ट शब्द के बारे में जो बच्चा पूछ रहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो उस साहब ने बताया कि ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बत्ती लाल हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें स्कूल जाने के बारे में पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो बच्चे ने कहा कभी नहीं। बच्चे का जवाब था कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू कर दिया था, करना शुरू कर दिया था। कितना ऊंचा? उन साहब की साइकिल की गद्दी से नप कर बोला कि मैं जब इतना ऊंचा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या था कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही काम कर लेता हूँ। फिर उन साहब ने कहा कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? उन साहब ने पूछा बच्चे से कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, ठीक है, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ आगे उसने कुछ और कहा, लेकिन क्या हुआ, ट्रैफिक के शोरगुल से वो समझ नहीं पाया। ठीक है, फिर हुआ क्या, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा कि आपका नाम? अगले दिन फिर उनकी मुलाकात हुई तो क्या हुआ, अपना नाम बताया कि मेरा नाम समीर है और बहुत शर्माते हुए पूछा कि आपका नाम क्या है? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई। ठीक है, वो साहब कह रहे हैं कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। अब देखिए, उस बच्चे का नाम भी समीर है और उन साहब का नाम भी समीर है। मैंने बताया, उन साहब ने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। वो बच्चा बोला क्या, यानी कि उसको शौक लग गया। ठीक है, कि क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक गईं। ठीक है, हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उन साहब ने कहा हाँ, और वो मुस्कुरा बैठे। ठीक है, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? तो उन साहब ने उस बच्चे से पूछा कि समीर का अर्थ क्या तुमको पता है? तो समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन और पवन पुत्र। उन साहब ने कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है, जानते हो ना? तो कौन है? हनुमान। यानी कि आपको इससे क्या जानकारी मिली? इससे जानकारी मिली समीर, हवा, पवन, पवन पुत्र और हनुमान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। आगे क्या है, तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2, हाथ मिलाओ समीर 2। यानी कि उस बच्चे से कहा कि हाथ मिलाओ समीर 2। जो बच्चा है वो समीर 2 है। ठीक है, चलिए। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। बच्चा है तो छोटा सा ही हाथ होगा। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी, यानी कि जो डेली वो मुस्कान देखता था, आज उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। कहाँ पर? मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या? सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, मैं मुस्लिम समीर हूँ। यानी कि जो छोटा समीर है वो मुस्लिम है। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसके आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यानी कि जो बड़ा समीर है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है और जो छोटा समीर है वो
मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता है। और जो छोटा समीर है यानी कि समीर 2, उसका परिवार कहाँ रहता है? परिवार मेरठ में रहता है। और अब मेरठ में क्या हो गया है, किस कारण ये बहुत परेशान है समीर 2? क्योंकि मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं और वहाँ पर समीर 2 का परिवार रहता है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। अब देखिए ये क्या है, ये है समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? ये आपको, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आपको अब इस कहानी को सुनकर इन क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए प्रश्न नंबर 1, क्या प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर बताइए। जब आप कहानी को सुनोगे समझोगे तो आप 3 अंतर आपको बताने हैं। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? फिर आपको इसका भी जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न उसके फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। यानी कि जिस दिन उसकी बात हुई उसने बताया कि मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, उसके बाद से वह उस चौराहे पर फिर कभी नहीं दिखा। और वो साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? वो साहब कहते हैं कि अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता, अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। उसके बाद से वो समीर यानी कि समीर 1 और समीर 2 की कभी भी मुलाकात नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं किसकी, पोयली सेनगुप्ता की कहानी है ये। पोयली सेनगुप्ता के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है और ये कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। किस पर? द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है उसको हम रीड कर रहे हैं। हम अब से इस सीरीज के माध्यम से एनसीईआरटी रीड करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को किताबों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए अब आगे क्या है, आगे है जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहीं समीर 2 क्या है? मुस्लिम है। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहीं समीर 2 मुसलमान है। ठीक है, दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। मैंने आपको बताया था खान पान, हम कुछ और खाना पसंद कर रहे हैं, आप कुछ और खाना पसंद करते हो। हम कुछ और पहनना पसंद करते हैं, आप कुछ और पहनना पसंद करते हो। आपका धर्म कुछ और है, हमारा कुछ और है। आप कुछ और भाषा बोलते हो, हम कुछ और भाषा बोलते हैं। और यही विविधता के पहलू हैं, यही बताते हैं कि विविधता क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। इसके अलावा किनके अलावा? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा के अलावा भी और क्या है विविधता की पहचान समीर 1 और समीर 2 में? वो ये है कि समीर 1 जो था वो स्कूल में पढ़ाई की थी उसने, और जो समीर 2 था वो अखबार बेचता था। ये भी पहचान है। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। जो समीर 2 था, छोटा बच्चा, इसको स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा, आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, यानी कि खान पान, रहन सहन, ठीक है, धर्म, भाषा, स्कूल जाना नहीं जाना, इससे ये अलग है। कौन अलग है? जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। ये किस चीज़ में आता है? ये बराबरी में आता है। ठीक है, फ़र्क अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। यानी कि वो बराबर नहीं है आप एक दूसरे से। आप अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ तो आप गरीब हैं। ठीक है, ये गैर बराबरी हुई, ना कि विविधता हुई। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं
और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। कौन? गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। लोगों के बीच क्या है? असमानता है, यानी कि गैर बराबरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं या होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो आपकी जाति क्या होगी? कुम्हार होगी, और आप बस वही बन सकते थे। यानी कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो आपकी जाति कुम्हार होगी और आप कुम्हार ही बन सकते हो। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। यानी कि जो कुम्हार है वो कुम्हार ही का काम करेगा, पेशा नहीं बदलेगा। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। यानी कि जो पिछला समय था वो यही था कि जो लोग अगर कुम्हार के घर में पैदा हुए तो वो कुम्हारी कहलाए जाति के आधार पर, और वो भी क्या व्यवसाय करेंगे? वो कुम्हार ही बनेंगे, बल्कि इसके अलावा कोई अन्य पेशा नहीं करेंगे। और ये क्या था? ये ज्ञान का अभाव था। ज्ञान का अभाव था, जिस कारण क्या हुआ? गैर बराबरी पैदा हुई। जिस कारण क्या हुआ? गैर बराबरी पैदा हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और जान लेते हैं, वो ये कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। यहाँ समीर 1 के त्यौहार लिखिए और यहाँ समीर 2 के त्यौहार लिखिए। हो सकता है कि दोनों के कोई ऐसा त्यौहार हो जो सेम हो, जिसे समीर 1 भी मनाता हो और समीर 2 भी मनाता हो। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? उसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। यानी कि आपने किसी ऐसे शख्स से दोस्ती कर ली जो आपसे बिल्कुल अलग है। अब उसके बारे में आप एक कहानी लिखिए। ठीक है, इसमें यह कहा गया है। चलिए, एक पॉइंट ये भी है, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। यह भी पॉइंट है आपके लिए, आपको ये पॉइंट भी आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? ये अगला पॉइंट है हमारा, ये अगली हेडिंग है। अगली हेडिंग क्या है? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी। लड़कियों के बारे में बात हो रही है कि जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है, शायद आपको तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ नए नए विचार मिलते हैं, जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, वे भिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? बहुत ही शानदार है। क्या कि जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों जैसे किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। जो कहानियाँ लिखते हैं किस किस से प्रेरणा लेते हैं? किताबों से, वास्तविक जीवन से और कल्पना से। ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और
केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों, ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? ये आप सोचिए, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है भारत में विविधता। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ठीक है, अगला पॉइंट समझ लीजिए। अगली हेडिंग है हम विविधता को कैसे समझें। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उनके लिए बहुत सारे कारण थे। जैसे क्या कारण थे? जैसे कि खेती और बसने के लिए ज़मीन की तलाश करना, या फिर व्यापार के लिए ज़मीन की तलाश करना। ठीक है, और क्या था? और लंबे समय तक वहीं ठहर जाते थे। फिर हो सकता है कि सूखे और अकाल के कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हों। ठीक है, और क्या है? और हो सकता है कि कुछ युद्ध के कारण जाते हों, या फिर कुछ लोग काम की तलाश में जाते हों। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने डर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे रहन सहन में, हमारे खान पीन में, हमारी बोलचाल में, हमारे धर्म में, संगीत में क्या आ जाता है? थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ पुराना हो जाता है, कुछ नया हो जाता है, और नए और पुराने का मिश्रण हो जाता है हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नए पुराने का आदान प्रदान हो जाता है, जिसको हम मिली जुली संस्कृति भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। कहाँ? समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पीन का आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनकी भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। देखिए, यह विरले शब्द आया है। विरले का मतलब है बहुत कमी के साथ में। अब देखिए, शहर में जो लोग रहता है क्या वो सब्जी अनाज उगाते हैं? नहीं उगाते हैं तो आउटर वाले उगाते हैं, जो शहर के आउटर में रहते हैं वो उगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, बल्कि क्या होता है कि वे बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। अब आगे है, आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब आगे हम पढ़ेंगे लद्दाख और केरल के बारे में थोड़ा। ठीक है, उसमें जानेंगे क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए आप। वो क्या? वो आप ये देखेंगे कि ये हमारा कुछ पॉइंट है कि मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं।
जो इस जगह पर रहती हैं, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या फिर चित्र बनाइए। यानी कि आप एक चित्रकार हैं या फिर एक कहानीकार हैं, और जहां आप रहते हैं वहां के उस जगह के जीवन पर आप कहानी लिखिए या फिर आप चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। ठीक है। इसके अलावा दिया गया है कि भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखिए। यानी कि जो किसी धर्म से संबंधित है, प्रार्थना करता है या इबादत करता है, ठीक है, तो 2 और शामिल करना। प्रार्थना करना, इबादत करना मतलब भक्ति गीत गाना, ठीक है। और क्या हो सकता है? नमाज पढ़ना, ठीक है। और क्या हो सकता है? पूजा करना या फिर कुछ और। तो आप इन कॉलम्स को भरोगे। जैसे शादी करना तो अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, माला पहनाना, फेरे लेना, निकाह पर कबूल है बोलना, ठीक है। या फिर इनके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, इनको आप अपनी तरफ से भरोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताओगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है। और आगे इसमें दिया गया है, अगला पॉइंट है, एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय यानी कि पेशा यानी कि जो वो काम करते हैं को कैसे प्रभावित करती हैं, उसकी सूची आप बनाइए। आपको एटलस में देखना है भारत कहाँ है, और फिर आपको देखना है कि भारत में लद्दाख और केरल कहाँ पर है। फिर इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ के बारे में आपको जानना है कि वहाँ भोजन, कपड़े और पेशे वहाँ क्या है और कैसे प्रभावित करती हैं। आपको उनकी फिर सूची बनानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ, लद्दाख का हमारा पॉइंट आ जाता है, लद्दाख का। तो मेरे दोस्तों अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं NCERT बुक को हम रीड कर रहे हैं, जिसमें हमने कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो कि पहला ही आपका ये पार्ट है, इसको यहाँ से हमने शुरू किया है। ठीक है, कक्षा 6 के लिए है। हम इसको कह सकते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉलिटी हम यहाँ से NCERT के माध्यम से हमने शुरू किया है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, जो अभी से कंपटीशन की लाइन में जिन्होंने कदम रखा है, तो वो आज ही जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है नौकरी 24। क्या? नौकरी 24। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पॉलिटी के माध्यम से हम अपने सिलेबस पर पकड़ करेंगे। अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली तो यकीन मानिए आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और हम पॉलिटी पढ़ने का सबसे अच्छा पता फ़ायदा क्या है कि पॉलिटी में कहानी टाइप में कोई भी चैप्टर उसको कहानी टाइप में दिया है, और हमको पता है कि कहानी हमको बहुत जल्दी याद होती है। तो आपको सुनना है और समझना है, जो पॉइंट्स हैं उनको आपको कॉपी पे नोट करते रहना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, जिसमें हम कहाँ से, केरल से हम अपना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? केरल से। ठीक है, आप देख पा रहे होगे क्या कि लद्दाख से हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक, कहाँ से? लद्दाख से स्टार्ट करेंगे, और लद्दाख के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, लद्दाख के बाद में हम केरल पढ़ेंगे, लद्दाख के बाद में। ठीक है, और अगली वीडियो में हम क्या हो जाएगा, अगली वीडियो में हमारा ये जो पहला हमारा विविधता वाला जो चैप्टर था, हमारा विविधता वाला, इसको हम समाप्त कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में क्या कर लेंगे, हम इसको समाप्त कर लेंगे। तो चैप्टर कौन सा है हमारा, क्या आपको पता है कि हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है विविधता की समझ। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में इसको समाप्त कर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं, नौकरी 24 चैनल का नाम है, तो अभी जुड़ जाइए। चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, या जो भी ग्रुप है सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, बेहतर तैयारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।